स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दिल्ली में एक ब्लास्ट, इस ब्लास्ट को प्रथम दृश्यता यह समझा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई गैस सिलेंडर फट गया है, कोई सीएनजी का सिलेंडर फट गया है। लेकिन इतनी बड़ी इंटेंसिटी में कि घटना घटित हो जिसने कई लोगों की जान ले ली हो, कईयों को घायल कर दिया हो, इतनी प्राइम लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ हो, तो उससे संदिग्ध हरकत की बू आने लगी। ये घटना घटी कैसे, मतलब इस घटना के तार क्या थे, कहानी कहां से शुरू हुई, अल्टीमेटली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है कैसे, जो थोड़े दिन बाद आउट होगा, जो बात निकल कर आएगी वो कहां से शुरू हुई। अब उस पर चलते हैं। देखिए साहब, ये हुआ क्या। 8 तारीख के दिन भारत की मीडिया में खबर आती है और खबर यह आती है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाकों में रेड हुई है। सेवरल लोकेशंस पर कुलगाम के अंदर रेड हुई है। कुलगाम के अंदर, जम्मू के अंदर बहुत सी जगह पर रेड कराई गई है। रेड से मतलब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस लगभग 59 जगहों पर इस तरह से जांच करने पहुंची, बहुत ही तेजी से। तस्वीरें आई, वीडियोस आए। सुबह 8 तारीख के दिन सुबह सुबह इस तरह के वीडियोस आने शुरू हो गए थे। 59 लोकेशंस पर जांच एजेंसीज पहुंच पहुंच करके रेड एक्टिविटीज कर रही थी। अब आप पूछेंगे जनरली ये जो रेड दिख रही है, ये तो फिल्म की शूटिंग सी दिख रही है। बोले क्यों? कैमरा लेकर रेड कौन करता है? बड़ा सवाल है ये। भाई रेड तो वो होती है जो गुप्त रूप से होती है। यहां पर ये बंदूक लेकर घूम रहा है, कैमरामैन पीछे चल रहा होगा, तभी तो ये निशाना आया होगा। आप सोचिए ना कि ये पुलिस वाले जो चल रहे हैं, ये कैमरे के सामने दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो पिक्चर की शूटिंग ज्यादा लग रही है रादर देन किसी जांच के, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी जगह पर कैमरा लेकर नहीं घूमती। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। जांच के साथ साथ ये संदेश भिजवाना कि सुनो, तुम्हारे आकाओं के ठिकाने पर जांच एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, टीवी के माध्यम से जान लो। देखो, जम्मू कश्मीर से कोई भी खबर जब बाहर आती है, तब पुलिस चाहती है, फोर्सेस चाहती हैं, तो खबर बाहर आती है। न्यूज मीडिया ऐसे फोर्सेस के साथ घूमने के लिए फ्री नहीं है। वो पूरी तरह से फोर्सेस अपनी तरह से चीजों को देखते हैं। उनको पता है कि यहां से खबर निकाल के देनी है, तो वो जानबूझ कर दी गई। इसके पीछे की बड़ी कहानी थी। कहानी क्या थी कि ये जब न खबर आई 8 तारीख को, फिर आई 9 तारीख को कि जांच एजेंसीज लगातार रेड कर रही हैं, और फिर आई 10 तारीख को कि जांच एजेंसी लगातार रेड कर रही हैं। ये जो 3 दिन लगातार जो खबरें आई थी ना, इन खबरों का परिणाम था 10 तारीख की शाम को हुआ ब्लास्ट। ये घटना जो है, ये 10 तारीख के दिन जब आप देख रहे हैं कि ये मंडे के दिन जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे 10 जिलों में हुई जो रेड थी ना, वो स्ट्रेस पैदा कर गई उन आतंकियों के दिमाग में कि भाई डर जाओ, क्योंकि हमारे ठिकानों पर रेड पड़ना शुरू हो चुकी है। अब आप सोचिए, ये जब रेड पड़ रही थी तो क्या कैमरा दिखाने के लिए पड़ रही थी? नहीं। जांच एजेंसीज कुछ और भी यहां हिट कर रही थी, और वो क्या था? अब उसकी कहानी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे समझ लो कि जिस दिन ये हमला हुआ है ना, उसके दिन ही सुबह 2900 किलोग्राम बम बनाने का रसायन पकड़ा गया। ये जो बम बनाने का रसायन पकड़ा गया ना 10 तारीख के दिन, और 10 तारीख के दिन रसायन का पकड़ा जाना और रात को ब्लास्ट हो जाना, ये दोनों तार जुड़ रहे थे। रसायन पकड़ा गया और ब्लास्ट हुआ, ये दोनों एक ही जगह से तार जुड़ रहे थे, और उस तार में ये सारे चेहरे जुड़ रहे थे जिनमें अधिकांश लोग डॉक्टर थे। 12 गिरफ्तारियां हुई, उनमें से 6 लोग एमबीबीएस डॉक्टर थे। यह व्हाइट कॉलर टेरर का एक नया रूप दिखाया गया। व्हाइट कॉलर टेरर से मतलब समझिए, ऐसे सफेदपोश लोगों को उठाया जाए जो लोग आकर के आतंक भी फैलाएं तो किसी को डाउट ना हो, वो ये कहकर के, स्टेथोस्कोप मैंने गले में डाल रखा है, मैं तो डॉक्टर हूं साहब, मैं तो लोगों का इलाज करता हूं, जान बचाता हूं, मैं आतंक में कैसे लीन हो सकता हूं। साथियों, गांदरबल, श्रीनगर, शोपिया, पुलवामा, ये तमाम वो शहर रहे जो इस पूरी घटना के अंदर तार की तरह पिरोए हुए थे। फिलहाल आप मैप पर इसे देख लें, क्योंकि घटना के तार शुरू होते हैं यहां से, और इस घटना को शुरू होते होते गिरफ्तारियां यहां होने लगती हैं, लखनऊ में गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन जो मेजर जगह रही वो फरीदाबाद और दिल्ली रही। देखिए, फरीदाबाद जो है ना, वो एनसीआर में आता है, हरियाणा का ही एक जिला है, एनसीआर में आता है। यहां से दिल्ली पहुंचना आधा घंटे का काम है, घंटे भर में आप लाल किले पर पहुंच जाओगे, ट्रैफिक आवर्स में भी। तो यहां से पूरी तैयारियां हो रही थी, और इसी तैयारी के तार जुड़े थे दिल्ली के ब्लास्ट से। मतलब इस बार दिल्ली के बिल्कुल आउटसाइड ही एक यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया गया था, दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों पर ब्लास्ट करने का। कहानी को पकड़ा कैसे गया, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए, ये आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूं, और इसकी कहानी के पीछे असली किरदार है ये पत्र जो 17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर छापा गया। कई शहरों में, कई जगहों पर एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर की कहानी क्या थी? श्रीनगर के अंदर एक पोस्टर टकता है, ये जो आपको लिखा हुआ भाषा दिख रही है, इसमें जैश ए मोहम्मद का नाम, जो कि पाकिस्तानी आतंकी समूह है, उसके नाम पर एक पोस्टर टका। इस पोस्टर में साफ साफ सख्त हिदायत दी गई उन लोगों को
जो कि भारत के सुरक्षा एजेंसीज को दुकानों पर बैठने देते हैं, उनके साथ बड़ा मेल-मिलाप रखते हैं। उनके अंदर एक भय पैदा किया गया कि हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं, जो पाक भारत की जाँच एजेंसीज़ को अपने आप पनाह देते हैं, रुकने देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। उन्हें हम धमका दे रहे हैं, अगर वो लोग नहीं रुके, तो उन्हें ब गंदे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये जो पत्र जैसे ही आया, ये पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ 19 अक्टूबर को, मतलब इल पोस्टर लगाए गए। जैसे होता है ना कि भाई धमका दिया गया, आप पोस्टर पढ़ रहे हैं, तो सब बातें। 19 अक्टूबर को जैसे ये पोस्टर बाहर आया, इसके बाद जांच एजेंसीज को पता चला कि यार ऐसे कोई धमका रहा है उन लोगों को। जांच एजेंसी इस बात पर शुरू होती हैं जांचना कि ये कहां से निकल कर आया है, इस पोस्टर को लिखने वाला कौन है। किसी ने भी नाम पता कुछ दिया नहीं, जैश ए मोहम्मद हेडिंग डाल के लिख दिया। जब इस पोस्टर की तह तक जब पहुंचना पहुंचना शुरू हुआ, तो शोपिया नामक जगह से, शोपिया कहां है, ये रहा शोपिया, बिल्कुल आप ये देखिए, श्रीनगर के दक्षिण के अंदर शोपिया है, और यहां पर और इसी श्रीनगर के पूर्व की तरफ पुलवामा है। तो अब हुआ ये कि शोपिया के अंदर मौलवी है इरफान अहमद, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो मौलवी है ना, ये कुछ लोगों में एक्सट्रीमिज्म भर रहा होता है, कट्टरपंथ का भाषण दे रहा होता है, कट्टरपंथी बना रहा होता है। मौलवी जब यहां से गिरफ्तार होता है, जिसका नाम इरफान है, उससे पूछा जाता है, बता भाई कौन आदमी जिम्मेदार है, ये सब काम कर कौन रहा है जिनको तू भड़का रहा है। इसकी जवाबदेही पर एक आदमी का नाम बाहर निकल कर आता है, उसका नाम है डॉक्टर आदिल। बोले ये डॉक्टर आदिल कर रहा है, डॉक्टर आदिल ने ये पत्र लिखा है। बोले यार डॉक्टर आदिल की तो इसी महीने की शुरुआत में शादी हुई है। बोले हाँ, उसी शादी में हम और कई लोग मुलाकात किए थे, वहां ये तय हुआ कि आजकल ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना इसका बदला लिया जाए। तो साहब डॉक्टर आदिल का नाम इस आदमी ने, मौलवी इरफान अहमद ने लिया। अब मौलवी डर गया था। नहीं, हुआ ये कि डरने के साथ-साथ उसकी जितनी भी सीसीटीवी थी ना, जिनसे वो उठ बैठ रहा था, इन आतंकियों ने एक सिग्नल करके सिस्टम यूज़ करना शुरू किया पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करने के लिए। मतलब ये डरने के साथ-साथ उस घटना से भी समझ गया था कि जाँच एजेंसीज़ पकड़ रही हैं कि मेरे सिग्नल्स कहाँ उड़ रहे हैं, एप्लीकेशन है। लेकिन उसका पता तो चल जाता है ना सैटेलाइट टावर पर कि कहाँ-कहाँ पर बातें हो रही हैं। इन लोगों ने उसके साथ में जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे, उनके बारे में पूछना शुरू किया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? जांच एजेंसी जब बैठाकर इसके साथ पूछताछ की, तो ये उगल दिया इसने डॉक्टर आदिल अहमद का नाम। जांच एजेंसी 5 नवंबर को पहुंचती है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि यहां पर पोस्टर चिपका के ये यहां क्या कर रहा था। साहब यही तो था व्हाइट कॉलर, अर्थात ये आदमी पूरी तरह से अपनी इमेज ये बनाकर चल रहा था कि मैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। लेकिन इस बीच में इस आदमी ने सितंबर से लेकर नवंबर तक की छुट्टी ली हुई थी। इस बीच में ये सारे कांड कर रहा था। अब क्या होता है इसी मौलवी की जवाबदेही पर, निशानदेही पर फरीदाबाद में 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिरफ्तार होता है। अब ये जो मुजम्मिल है ना, जो गिरफ्तार हो रहा है, ये फरीदाबाद से गिरफ्तार होता है, क्योंकि इसने हिंट दिया कि मुजम्मिल भी है इसमें, इसके साथ में वो दोनों मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। श्रीनगर से पुलिस आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस आती है, जांच एजेंसीज जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इन दोनों को उठाती हैं और वापस लेकर पहुंच जाती हैं जम्मू कश्मीर, और वहीं श्रीनगर में इनकी तुड़ाई होती है। और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन-कौन है? और ये घटना हो कैसे रही है? कौन है तुम लोग? चाहते क्या हो? अब लेकिन ये व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर्स थे, ये पुलिस की कुटाई से और इनकी के खिलाफ जो हुई जाँच थी, उससे ये समझ गए कि अब बचने के रास्ते बंद हो गए। अब ये धीरे-धीरे उगलना शुरू किए। उगलना में इधर की तरफ क्या किया, जाँच एजेंसी वाले जो हैं, वो अनंतनाग के अस्पताल से एक AK-47 बरामद कर लेते हैं, जो कि आदिल अहमद के ही स्टोर से बरामद होती है। तो भाई इसको बता दिया जाता है कि सुन, तू बच तो वैसे भी नहीं सकता, AK-47 तेरे पास मिल गई है। तू तो गया, अब बताए तो बढ़िया है, तू जिंदा रह गया। भाई तू अगर मुजाहिद बनकर खत्म हो जाता, तेरे को लगता कि साहब मैं तो गया और फियादीनी हमला कर लिया, तब तो समझ में आता, लेकिन तू अब गया। तो ये सब लोग धीरे-धीरे बोलना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि साहब फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह, हमने अपना बेस कैंप वहां बना रखा है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर फोर्सेस पहुंचती हैं 8 नवंबर को। हमला कब हुआ है? 10 नवंबर को। ध्यान से सुनिएगा। ये इतना तेजी से जांच एजेंसी जोड़ती जा रही हैं तार, 8 तारीख को फरीदाबाद के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी में बंदूकें, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री मिलती है। अब जब ये विस्फोटक सामग्री मिलती है, इसी बीच में जांच एजेंसी और जब कड़ी पूछताछ करती हैं, तो पता चलता है कि इनके मुजम्मिल का जो कमरा है मंजिल तीसरी पर, उसमें 3000 किलो विस्फोटक और रखा हुआ है। मुजम्मिल का जो कमरा था, डॉक्टर मुजम्मिल था ये इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उसका बगल वाला जो कमरा था वो डॉक्टर उमर का था, जो भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर था। एमबीबीएस किए हुए लोग थे। ये असल में डॉक्टर उमर के साथ मिलकर के हमले की प्लानिंग कर रहे थे।
ये जो कल हमले में मरा है 10 तारीख को जिसने ब्लास्ट किया I-20 के अंदर बैठ करके, जिसका डीएनए टेस्ट कंफर्म हो गया है कि हाँ ये वही था, वो डॉक्टर उमर मुजम्मिल का कमरे का पड़ोसी था। ये लोग मिलकर के प्लान कर रहे थे कम से कम 4-5 जगह पर ब्लास्ट करना। कल I-20 के अलावा एक गाड़ी की और तलाश हो रही थी, दैट इज इको स्पोर्ट, और उम्मीद की जा रही थी कि मतलब ये 4 जगह हमला कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरी इको स्पोर्ट मिली उससे डर अभी भी जांच एजेंसीज को है कि वो इको स्पोर्ट खाली मिली है, उसको चलाने वाला व्यक्ति यानी आतंकी अभी भी फरार है और वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। ठीक है साहब? तो 3000 किलो विस्फोटक सामग्री 9 से 10 नवंबर के बीच में। कई बार हम कहते हैं ना जांच एजेंसीज बहुत कुछ कर रही होती हैं, ये तो बाद में आता है तो हमें पता चलता है साहब, आतंकी घटना हो गई तो हमें पता चला, अदरवाइज जांच एजेंसीज ना जाने कितनी परेशानियों को ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। एक घटना पता चली है तो हम इसके पीछे की कहानी चर्चा कर पा रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये सब चीजें मिलती हैं, इसी बीच में फिर ये एक महिला का नाम निकालते हैं और वो है डॉक्टर शाहीन शहीद। अब ये कौन है साहब? ये डॉक्टर शाहीन शहीद जो है, ये कानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज, उसके अंदर कभी प्रोफेसर रही थी। ये तब से जब प्रोफेसर रही, डॉक्टर थी, एमबीबीएस किया हुआ था, वहां डॉक्टरों को पढ़ाती थी। लेकिन ये तब से छुट्टी से फरार थी, लंबे लंबे समय तक गायब रहती थी, तो इसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया कि तुम ठीक नहीं हो। फिर ये इसके बाद में मुजम्मिल से मुलाकात की। मुजम्मिल से मुलाकात पिछले 2 साल से कर रही थी और यही वो महिला थी जो कि जैश-ए-मोहम्मद हाफिज सईद की बहन के द्वारा शुरू किए गए एक आतंकी ब्रिगेड, जो महिलाओं की ब्रिगेड थी, उसकी भारत में संचालन करता थी। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से तार कैसे जुड़ रहे थे। तो ये जो डॉक्टर शाहीन शहीद है ना, जो महिला जो है, ये गिरफ्तार हुई लखनऊ से मुजम्मिल की निशानदेही पर कि साहब ये भी हमारे साथ। इनसे पूछा गया तोड़-तोड़ कर कि तुम 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक ले कहां से आए? फिर ये उकले कि अरे साहब वो एक महिला है जो 2 साल से महिला होकर और डॉक्टर होकर के ये सारी चीजें जुगाड़ रही है, उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा है। वो उठा-उठा करके लाती है सारा माल, यहां पर स्टोर कर रही है और वो किसके जवाबदेही पर, निशानदेही पर कर रही है? जैश-ए-मोहम्मद हाफिज सईद, उसकी बहन के द्वारा चलाया हुआ एक आतंकी संगठन है महिलाओं का। उस महिलाओं के आतंकी संगठन की निशानदेही पर भारत में महिला आतंकी भर्ती कर रही थी और ये इस तरह से फरीदाबाद के अंदर चुन-चुन करके इकट्ठा कर रही थी अमोनियम नाइट्रेट। आप सोचकर देखिए 3000 किलो विस्फोटक अगर जाएगा, सीधा-सीधा मतलब 30 अनाज की बोरियां, और 30 अनाज की बोरियां विस्फोटक आप लेकर कैसे चलोगे? तो निश्चित ही ये सब्जी के थैले में लाई होगी 2 साल में, बिल्कुल चिड़िया का घोंसला सा बना रही होगी कि एक दिन फोड़ूंगी इन सबको ले जाकर के। इस तरह से सोचो, इसने यूनिवर्सिटी के अंदर ढेर लगा दिया, कितने कमरे कंज्यूम किए होंगे। या आवश्यकता है जांच एजेंसीज को, हर यूनिवर्सिटी को अब बहुत ही संदिग्ध तरीके से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म अगर जगह ले रहा है तो यह बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। ऐसे में साहब यहां पर शाहीन शहीद को लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली में जब यह गिरफ्तार होती है लखनऊ से, इधर उमर के हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाहीन शहीद ही थी लेकर के आने वाले, और इधर ये जो उमर था ना गाड़ी में I-20 में बैठा हुआ, ये सारी घटनाएं सुन रहा था इंटरनेट पर। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था ना, वो लगातार खबरें डाल रहे थे, इतनी जगह ठिकानों पर हमला, इतने जगह गिरफ्तार हो गए, अब ये गिरफ्तार, अब ये गिरफ्तार, मुजम्मिल गिरफ्तार, शाहीन गिरफ्तार, तो इनका तो कोई बचा ही नहीं। डॉक्टर उमर को लगा कि भाई अपन तो गए, अब बेहतर है कि इसी गाड़ी में बैठते हैं। तो ये उठा 10 नवंबर के दिन सुबह गाड़ी उठाया और निकल लिया फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ कि भाई अब कुछ तो काम आएंगे। चल दिया गाड़ी लेकर के, दिल्ली में घुसता है, कहीं पुलिस वाले रास्ते में ना रोक लें। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है ये, अगर गाड़ी में सीएनजी किट लगी है और सीएनजी किट लगी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के इन दिनों बड़ी सख्ती चल रही है, जब बार बार रोक लेते हैं, बार बार रोक करके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जांच सर्टिफिकेट, तो उनसे बचने के लिए इसने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बना लिया कि भाई रोका ना जाऊं मैं। सीधा एंट्री करता है, गाड़ी में फ्यूल भी भरवाता है, सीएनजी भी तैयार रखता है, और तैयारियां अधूरी हैं भाई, 3000 किलो माल रखकर बैठा है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा बहुत उठा करके कि थोड़ा बहुत ही सही, मैं कुछ तो काम आऊं, जाता है साहब लाल किले के आसपास की मस्जिदों में जाकर के ये नमाज अदा करता है, नमाज अदा करके फिर ये यहां से निकलता है अपने मिशन पर। और अब मिशन पर निकलता है और शाम को आप 7 बजे धमाके की बात 6:52 पर सुन लेते हैं। उम्मीद है कि अब आप पूरी घटना को रिलेट कर लिए होंगे कि ये घटना कैसे घटी, ये इसके कंठ कहां तक पकड़ में आ गए थे। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। जांच एजेंसीज को इसी I-20 के साथ एक लाल कलर की इको स्पोर्ट भी नजर आई थी, जो इससे ये बातचीत कर रहा था। बाद में जब उसे तलाशा गया तो वो किसी गांव में खड़ी मिली है। खाड़ी तो खड़ी मिल गई, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था, अब जांच एजेंसी इस विषय पर जोर दे रही हैं। जांच अभी तेजी से चल रही है। तो मैंने ये सारा की सारा आप लोगों को जानकारी दे दी कि आदिल आदिल के चक्कर में मतलब सब इस तरह से कड़ियां जुड़ते गए, फिर ये महिला पकड़ में आई, जिसके पकड़ में आते ही उमर ने खुद को उड़ा लिया कि भाई अपन गए। ये जो था ना, मतलब जमात इस्लामिक, ये हाफिज सईद की जो बहन है, उसके द्वारा, उसकी बहन का नाम है सादिया अजहर, उसने जमात उल मोमिनात नामक एक ग्रुप बना रखा है। जमात उल मोमिनात की
कि कहने पर ये इस तरह के काम कर रहा था और ये सारी जानकारी निकल कर आई थी। ये कहानी ये महिला के द्वारा की जा रही थी। 2 साल से ये विस्फोटक जमा कर रही थी। फिर यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब किए गए कि तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है। तो ये कह रहे साहब ये तो काम तो ढंग से कर रहे थे खुद का। हमको ये घर पे क्या कर रहे हैं क्या पता, और ये बात सच भी है। अब पता होना भी चाहिए। अब सब चीजें संदिग्ध रूप से देखी जाएंगी। विशेष रूप से इन लोगों के द्वारा किए गए कृत्य से अब भारत के अंदर जो भी कश्मीरी छात्र, क्योंकि ये सब कश्मीर से जुड़े थे, अब वो जहां-जहां भी रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे होंगे या फिर जिन जगह पर वो नौकरी कर रहे होंगे, जांच एजेंसीज वहां पर पहुंचेंगी और उनको जांच करेंगी। कारण भी है उसका, क्योंकि अब यहां पर चिंता आप लोगों ने फिर वही वाली बात, जैसे कश्मीर में आतंकी हमला जब हुआ तब वहां के लोकल इन्वॉल्व थे, ये बात अब तक नहीं हुई थी। जब नहीं हुई थी तब तक तो हम हर कश्मीरी को ये मानकर चलते थे कि आतंकी हमले में कश्मीरी लोकल जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन अब ये चीजें पलटती जा रही हैं। आतंकियों ने मॉड्यूल पलट लिया है। आतंकियों ने कश्मीरियों को ही पैसा पहुंचा करके कि तुम ही करो ताकि हम बच जाएं। पाकिस्तान को डर है कि जैसे मोहम्मद खत्म ना हो जाए तो नाम केवल कश्मीरियों का रहे, कश्मीरियों के खिलाफ भारत में नफरत रहे। देखिए बहुत ही मस्त तरीके से खेला गया खेल है ये, कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जाने से कैसे रुकेगा, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भर दो। दूसरा, अब कश्मीरी ही व्हाइट कॉलर तरीके से इन्वॉल्व हैं तो ये लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इनमें अपने आप भारत से एक अलगाव पैदा होगा कि यार भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज नौकरी करने ही नहीं देते, हर दिन जांच एजेंसी जांचने आ जाती है, हर आदमी हमें दूसरे तरीके से देखता है। ये स्थिति जैसे पैदा होगी तो इनका आपस में मिलना, मेनलैंड इंडिया के साथ में मिलना मुसीबत का कारण बनेगा और इसको पाकिस्तान चाहता है कि इनको सेपरेट करने। ये इनका दूसरा टैक्टिक। अब जवाब इसका यही है कि भारत को ना इन आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में है ना, उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक मामले सेटल हो जाएंगे। उकसाने वाले लोग, देखो ये वो कार है जिस कार में वो उमर बैठा था, फ्यूल भराते हुए दिखाई दिया। ये व्यक्ति था जिसने खुद को उड़ा लिया। बाकी तो सब चीजें आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज में देख ही ली होंगी। ये वो सीसीटीवी फुटेज भी अब निकल कर आ गए हैं जिसमें इसने गाड़ी उड़ाई थी, मैं वो नहीं दिखाऊंगा। ये पूरा टाइम का वो निकल कर आ गया। कुल मिलाकर बात ये है कि भारत की जांच एजेंसीज ने बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से काम करते हुए एक बहुत बड़े हादसे को रोक लिया। क्योंकि इस बहुत बड़े हादसे में 3000 किलो विस्फोटक अगर फटता तो बहुत बड़ी चीज बनती। अभी भी बात जांच एजेंसीज के दिमाग में कुछ 5-6 सवाल लेकर के वो घूम रही हैं और उनमें से बड़े सवाल जो है ना वो यही है कि यार इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट अल्टीमेटली आया कहां से, मतलब इतना सारा इकट्ठा कहां से किया इन लोगों ने। दूसरा, आतंकी 2 कार से आए थे, दूसरी कार वाला आतंकी कहां है, ये अभी भी जांच एजेंसीज के दिमाग में सवाल बना हुआ है। और तीसरा, ये उमर जो है ना ये लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ाहट में फट गया। अगर ये इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट रखता था तो ये बड़ा हमला कर सकता था। लेकिन जैसी जांच एजेंसीज ने इसको पकड़ने की तैयारी की, उस समय ये निकल लिया और निकल करके इसने आधी अधूरी तैयारी के साथ खुद को ब्लास्ट कर दिया। क्या ये आत्मघाती हमला था? यानी कि अगर ये उस तरह से था तो इसके बारे में जांच एजेंसीज का पुराना रिकॉर्ड कार्ड ये कहता है कि अक्सर ये लोग भाई 2 तरह से हमलों को माना जाता है। अगर आत्मघाती है तो वो जाकर कार को सीधा भेड़ता पहले और फिर ब्लास्ट होता, मतलब मरना ही है तो सब तरह से बर्बाद करके मरेंगे। ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। इसके 2 मायने निकले। पहला कि ये फियादीनी हमले के लिए तैयार नहीं था कि मैं खुद लेकिन मरूंगा, लेकिन फिर भी इसने रिमोट से खुद को उड़ा दिया। दूसरा, ये आईईडी लगाकर ब्लास्ट नहीं किया गया था, अदरवाइज जमीन पर गड्ढा होता। अगर ये बहुत ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर पैक करके ले गया होता तो जमीन पर गड्ढा होता। ऐसा गड्ढा भी नहीं मिला है। यानी कि आधी अधूरी तैयारी के साथ घबराहट में किया गया हमला था। और संदिग्ध जो है ये तुर्की की यात्रा पर गए थे और तुर्की के साथ भारत के जो रिश्ते चल रहे हैं ये पब्लिक में है। ऐसे में ये तैयारियां लंबे समय से कर रहे थे। उसके परिणाम यहां पर आए। लेकिन जांच एजेंसियों का इस बात पर सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने देश में एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन हां, जो जिम्मेदार हैं उन्हें निश्चित ही पनिशमेंट मिले, फिर चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। उनका इंतजाम भारत सरकार करे, ये उनसे अपेक्षाएं रहेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोर्स उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। हमारे नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, फ्लिपकार्ट से, यूट्यूब स्टोर से। हमारी पुस्तक जो मूल विधि संविधान की है उत्तर प्रदेश पीएसआई के लिए, आप उसे अपने घर पर बैठे हुए मंगा सकते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक उपलब्ध है, आप उसे मंगा सकते हैं। और एक बेहतरीन किताब हम फिलहाल छापने लग रहे हैं, बन जाएगी तो आप तक पहुंचाएंगे, उसे भी आप मंगा सकते हैं। आते ही मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज पूरा हो चुका है और उसी के साथ चर्चा हो रही है कि बिहार में इस बार सत्ता किसकी बनने जा रही है।
बिहार में जिस प्रकार से वोटिंग टर्नआउट बहुत जबरदस्त रहा है, पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, लोगों में वोट देने का उत्साह महिलाओं में है या फिर प्रवासी मजदूरों में जो छठ पूजा के बाद ही रुक गए थे, उन सब का विश्लेषण करने के लिए आज के सेशन में हम एग्जिट पोल पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जिट पोल वो जो कि इलेक्शन के तुरंत पूरा होते ही जनता के बिहेवियर के आधार पर तमाम उन मीडिया एजेंसीज द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्ट करने निकले हुए थे, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। उन्हीं एग्जिट पोल्स ने फिलहाल हेडलाइंस बनाई है और एनडीए की सरकार को बनता हुआ बताया है। बिहार के एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं, उसमें बिहार के अंदर एग्जिट पोल के अंदर बहुमत एनडीए को दिख रहा है, लेकिन आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि पिछले 18 महीनों में से 7 बार के विधानसभा चुनावों में 6 बार जो एग्जिट पोल गलत रहे हों, उन्हें कितना सही मान लिया जाए। क्या ये आने वाले दिन में किसी प्रकार से सेंसेक्स को प्रभावित करने का कोई प्रभाव हो सकता है? क्या स्टेट इलेक्शंस भी बाजार प्रभावित कर सकते हैं? क्या ये किसी एक पार्टी को खुश करने का तरीका हो सकता है? क्या 6 बार 7 में से 6 बार गलत होने वाले एग्जिट पोल बिहार के विधानसभा चुनावों में 2 बार बैक टू बैक गलत होने वाले एग्जिट पोल क्या इस बार सही हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार इलेक्शन जब हुआ, तो इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो नई पार्टी जनसुराज थी। प्रशांत किशोर पर लोगों की International market, jargon, jargon, jargon. It's a big, big deal. It's a big, big deal. This Diwali with Xiaomi. Get the biggest deals on the Redmi Note 14 SE starting from just 11,999. Xiaomi. किशोर पर लोगों की निगाहें थी। असल नतीजे तो 14 तारीख को आएंगे, लेकिन जनता का जो रवैया वोट देने के बाद रहा, उसे पत्रकारों ने अपने-अपने तरीके से जैसे-जैसे कैप्चर किया, उसके आधार पर एग्जिट पोल बनकर आया। इलेक्शन का जैसा ही आज दूसरा चरण 11 नवंबर का शुरू खत्म हुआ, उसके बाद ही वोटर टर्नआउट पर चर्चाएं शुरू हुई। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में बड़ा नंबर लगभग 4 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 3.5 करोड़ के आसपास महिला वोटर्स हैं। इन लोगों के द्वारा वोट डाले गए, पहली बार वोट डाले वालों की संख्या 14 लाख बताई गई। इस बार एनडीए गठबंधन के अंदर 5 दल शामिल थे। 243 सीटों वाली विधानसभा के अंदर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बाकी सीटों में उन्होंने एलजेपी को 29 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं महागठबंधन के अंदर बैठी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, इनके बीच में सीटों का सही ढंग से बंटवारा नहीं हुआ। कई जगह फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। आरजेडी 143 सीटें, कांग्रेस 61 सीटें और सीपीआईएमएल 20 सीटों, वीआईपी 13 सीट, सीपीआईएम 4 सीटों पर लड़ते दिखाई दिए। फ्रेंडली फाइट के चलते भी महागठबंधन को संभवतः नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर घटक दलों की सरकार है और तेजस्वी फिलहाल विपक्ष के नेता बने हुए हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में भी ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी? क्या वोटिंग टर्नआउट में जो परिवर्तन हुआ है, मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जो चरण के मतदान हुए, उसके अंदर जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, अक्सर ये माना जाता है कि जनता अगर प्रेजेंट सरकार से खुश है, तो वो वोट ज्यादा देने नहीं निकलती। वो ये मानती है कि सब कुछ सही तो चल रहा है। सामान्यतया बढ़ा हुआ परसेंटेज सरकार परिवर्तन की तरफ इशारा करता हुआ माना जाता है। लेकिन बिहार में इस सब के बावजूद भी एग्जिट पोल सेम सरकार को रिपीट करता हुआ दिखा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का 10 हजरिया नीतीश कुमार वाला जो डायलॉग है, वो काफी चर्चा में आया हुआ है। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जैसे लास्ट मोमेंट पर महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले, ठीक उससे महिलाओं के वोट्स को वो प्राप्त करने में कामयाब हो गए। कुछ इस तरह की चर्चाएं रही हैं। 72 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 5 से 10% का इजाफा हुआ है। 15.59% ज्यादा मतदान कल्याणपुर सीट पर 2020 के मुकाबले हुआ और 7 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 5% से भी कम का इजाफा हुआ है। दूसरे चरण के जहां मतदाता की मतदान की बात हो, वहां पर 68.55% मतदान देखा गया और इस मतदान में सबसे कम मतदान नवादा में और सबसे अधिक मतदान कसाबा के अंदर देखा गया।
इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बारे में पूरी तरह जानकारी दी गई। कहा गया कि 1302 उम्मीदवारों के भाग्य वोटिंग मतलब इसमें ईवीएम के अंदर पैक कर दिए गए हैं। पहले चरण में जब 2020 के अंदर मतदान हुआ था तब 55% मतदान था, वो अब लगभग 10% बढ़ चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी 10% बढ़ चुका है। कुल मतदान के अंदर 9.68% की बढ़त देखी गई है। बिहार के अगर हम पुराने मतदानों का पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं, तो बिहार में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कभी वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज में दिखाया गया नतीजा है या वोटिंग परसेंटेज जो दिखी हैं, ये लोगों को सरप्राइज़ कर रही हैं। हो सकता है कि एग्ज़िट पोल्स में इस बात का कभी विश्लेषण ही ना रहा हो। अगर आप पुराने आंकड़े उठाकर देखते हैं तो बिहार का वोटिंग परसेंटेज हमेशा ही 60% से नीचे रहा है। 1990, 95 और 2000 के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज फिर भी 62, 61 और 62 के आसपास रहा। फिर उसके बाद वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा। 2015, 2020 और इस बार सीधा 66% और इतना ज़्यादा मतदान कि उसने पूरी तरह से पुराने इतिहास तोड़ दिए। इसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है लोगों के अंदर चुनाव के आयोग के द्वारा जो अवेयरनेस वोटिंग की तरफ दिलाई गई वो भी, साथ ही साथ में मतदाता जो तो देश भर के अंदर काम कर रहे थे या प्रवासी बिहारी थे जो इधर-उधर काम के लिए गए हुए थे, वो सब इस समय वोट देने के लिए रुके हुए थे और इस तरह का नंबर बढ़ कर के दिखाई दे रहा है। बिहार के अंदर 2 चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 121 और 200 चरण में दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 243 सीटों के लिए ये मतदान था और इस मतदान के फिलहाल एग्जिट पोल आ रहे हैं। उन एग्जिट पोल्स के अंदर अनुमान किया जा रहा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी द्वारा लेड जो गठबंधन है बीजेपी जेडीयू, वो 147 से 167 सीटें प्राप्त कर सकता है। महागठबंधन के लिए 70 से 90 सीटें कही जा रही हैं। बिहार के अंदर महा एग्जिट पोल पर एबीपी द्वारा 146 86 सीटें एनडीए को देती दिखाई गई हैं। अगर सभी का एक बार सर्वे निकाला जाए यानी कि पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो मैट्रिज, पीपल्स पल्स, दैनिक भास्कर, पीपल्स इनसाइट, जेवीसी ये तमाम ग्रुप जिन्होंने भी एग्जिट पोल्स निकाले हैं, उन सबका अगर एक बार औसत निकाला जाए तो 147 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं और वहीं महागठबंधन को 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जनसुराज 1 सीट पाता हुआ एवरेज में दिखाई दे रहा है। साथियों, बिहार के एग्जिट पोल्स का अगर देखा जाए तो ये कैसे कलेक्ट किए गए होंगे तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। जब भी वोटर वोट देकर बाहर निकलता है उसका मिजाज कैप्चर करने के कुछ तरीके होते हैं। पत्रकारों द्वारा कुछ सेट पैटर्न सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं और सवाल के आधार पर जो उनके सवाल क्वेश्चनेयर्स हैं उनको एक साथ समाहित करके इस तरह का डेटा तैयार किया जाता है। सर्वेक्षणों का एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले अमेरिका में एग्जिट पोल शुरू हुए, नीदरलैंड के बाद ये मान्यता प्राप्त करना शुरू हुए। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इनकी शुरुआत हुई, भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1957 के आसपास बताई जाती है। उसके बाद में 1980 से 84 के बीच में डॉक्टर प्रणव राय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बाद में नलिनी शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई देश के अंदर, नलिनी सिंह के द्वारा। और उसके बाद में 1998 में पहली बार जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने देश में चुनावी सर्वेक्षण करना शुरू किया। इनको करते समय सबसे पहले सैंपल सर्वे किया जाता है, प्रश्नोत्तरी तय की जाती है, लोगों के इंटरव्यूज किए जाते हैं, उन सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा करके उनका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और तब जाकर के लोगों को बताया जाता है कि हमारे अनुमान के अनुसार इस तरह के परिणाम आने चाहिए। चूंकि 11 तारीख को चुनाव खत्म हुए हैं, 14 तारीख को ऑफिशियली रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा देकर के जैसे आप अपने आंसर मिलाते हैं ऐसे ही सभी को वोट देने के बाद जिन्हें उन्होंने वोट दिया है उनका क्या परिणाम रहा इसको जानने का मन करता है और इसी से ही एग्जिट पोल का जन्म हुआ। इससे चुनाव आयोग को भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि लोग वोट दे चुके हैं, अब मतदान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। पहले और दूसरे चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद ही एग्जिट पोल आता है। ऐसा नहीं है कि भाई इन लोगों ने दे दिया चलो इनका एग्जिट पोल निकाल दो, नहीं, सबका एक बार जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद एग्जिट पोल आता है ताकि लोगों को वो मतों को प्रभावित ना किया जा सके। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यही होता है कि भाई पता चले ओवरऑल क्या रहा, लोगों ने किसको मतदान किया, किस तरह से मतदाता बढ़ा, किस तरह से मतदाता ने जवाबदेहिता को जगह दी। ये सारी बातें एग्जिट पोल से पता चलती हैं। वहीं एक और टर्म होता है दैट इज ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में क्या होता है कि मतदाता वोट देने जा रहा है उससे पहले पूछा जाता है, इलेक्शन से पहले, कि भैया तुम्हारा क्या मन है, इस बार किसको वोट देने का मन है, वहां से ओपिनियन पोल निकलता है। लेकिन याद रहिएगा एग्जिट पोल के अंदर नतीजों की कोई गारंटी नहीं होती। पहले भी बिहार के अंदर 2015 और 2020 में भविष्यवाणियां गलत हो चुकी हैं। बिहार के अंदर 2015 के अंदर महागठबंधन की लहर को कम आंका गया था, लेकिन महागठबंधन जबरदस्त सीटें लेकर के आई थी। महागठबंधन 178 सीटें जीती थी, एग्जिट पोल इसे 122 तक ले जा रहा था। वहीं दूसरी बार जब 2020 की बात आई तब भी स्थिति उलट गई। प्रमुख जो एग्जिट पोल थे उन्होंने तेजस्वी यादव के महागठबंधन को
बढ़त दिलाई थी, लेकिन वास्तविकता के अंदर एनडीए ने 125 सीटें हासिल करके सरकार बनाई थी। यानी कि बिल्कुल ही परिणाम उलट गए थे। तो 2015 और 20 में बिहार ने सरप्राइज किया है। तो क्या 2025 में वो फिर से सरप्राइज नहीं करेगा? विशेष रूप से इस समय जिनकी सरकारों के बारे में एग्जिट पोल चर्चा नहीं कर रहा है, उन सबका यही कहना है कि नतीजे आने दीजिए, 14 नवंबर के दिन जो नतीजे आएंगे, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उद्देश्य साफ है कि तमाम पार्टियां जो इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी हैं, उनको लेकर के विश्लेषकों का जितना भी राय रहा हो, लेकिन जिनको सीट से सरकार बनती नहीं दिख रही है, वो 14 नवंबर तक का इंतजार अवश्य करेंगे। इसीलिए जिन्होंने भी अपने स्तर पर तमाम प्रकार से वोटिंग में पार्टिसिपेट किया हो, उनको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हम बताते चलें कि बीजेपी ने 2010 में 91 सीटें, 2015 में 53, 20 में 74 सीटें जीती। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब का सीट विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। मतदाता ने अगर सरप्राइज करने की ठान ली हो, तो उससे आप सरप्राइज ना हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि मतदाता ने पत्रकार को बेवकूफ बना दिया है। ये पुराने मतदाता मतलब पुराने नतीजों से देखकर पता भी चलता है। इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 18 महीनों में 7 विधानसभा चुनाव हुए, 6 में एग्जिट पोल गलत निकला। महाराष्ट्र विधानसभा हो, झारखंड विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन सब जगह पर, जम्मू कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यहां पर जो प्रिडिक्शंस थे, वो एग्जिट पोल के सही नहीं बैठे थे। इसी कारण से फिलहाल भी जो एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, विपक्ष इन्हें खारिज कर रहा है। इसके पीछे बड़े कारणों में वो मानता है कि माइग्रेंट वोटर्स, जो कि बाहर था, वो अब छठ की पूजा के बाद वोट देने रुक गया। उस माइग्रेंट वोटर्स की वजह से लाखों प्रवासियों के वोट पड़े हैं। जाति आधारित वोट पैटर्न को कभी भी कोड नहीं किया जा पाता। जो गठबंधन बनते हैं, जातीय समीकरण बनते हैं, साथ ही साथ साइलेंट वोटर जो पब्लिक के सामने आकर अपनी राय नहीं बताते, और महिला वोटर्स जो कि निर्णय करती हैं कि उन्हें जो फायदा हुआ है उसके अनुसार वो क्या निर्णय लेंगी। ये सभी बातें, क्योंकि बूथ पर जो लगी हुई महिलाओं की कतारें हैं, इसे एनडीए अपने पक्ष में मान रहा है, क्योंकि वोटिंग से जस्ट पहले अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए जो डाले गए थे, उससे एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास देखा गया। लेकिन फिलहाल वही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। महिलाएं जो है वो नीतीश को वोट देंगी, ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है। परिणाम तो जो आएंगे सो आएंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि लालू यादव का जो समय था, उसे याद दिलाने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी लगातार ये याद दिलाती रही कि लालू राज अगर वापस आ गया, तो गुंडा राज आ जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं, परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। क्या नीतीश कुमार सत्ता को वापस प्राप्त कर पाएंगे, या फिर महागठबंधन सरकार में आएगा? इसके लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपके अनुसार कौन सरकार बना रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ले आई हूँ आपके लिटिल मंचकिंस के लिए सुपर क्यूट ड्रेसेस, वो भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। पहला ड्रेस, सॉफ्ट पिंक फ्रॉक विद आइसक्रीम कोन डिजाइन और 3D फ्लावर्स, बिल्कुल समर वाइब्स। दूसरा, एलिगेंट मरून डुंगरी स्टाइल ड्रेस, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के साथ, परफेक्ट फॉर एनी आउटिंग। तीसरा, कलरफुल फ्लोरल प्रिंट ड्रेस, ब्राइट पिंक स्लीव्स के साथ, फुल ऑन स्टाइलिश एंड कम्फी। ये सारे ड्रेसेस हाई क्वालिटी फैब्रिक में हैं, जो बच्चों की स्किन के लिए सेफ और कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये मिलेंगे मीशो पर होलसेल रेट में। ऑर्डर नाउ बिफोर स्टॉक खत्म हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ही प्रीमियम प्रोडक्ट। ये माइंडसेट का बड़ी बड़ी प्रीमियम ब्रांड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती है आपसे जेब से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए। ये टी शर्ट प्योर कॉटन 180 GSM डबल बायो वॉश वो 2000 रुपये तक बेचते हैं, जबकि वही टी शर्ट हम 399 रुपये में बेचते हैं। इन्फ्लुएंसर हायर करके उस पर एड्स रन करके महंगा प्रोडक्ट्स बेचना बहुत ही ईजी है, बट टाइम निकाल के हम कंटेंट बनाते हैं और वही प्रोडक्ट हम कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स में आपको देते हैं। अगर मेरी जगह ये वीडियो विराट कोहली या शाहरुख खान बनाता होता तो फिर क्या इसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो जाती? उसका पैसा आपके ही जेब से जाएगा। क्वालिटी को प्रीफर कीजिए, अफोर्डेबिलिटी को प्रीफर कीजिए और सही दाम में सही प्रोडक्ट कीजिए, अपने पैसे की सेविंग कीजिए और वही पैसा अपनी लाइफ एंजॉय करने में यूज़ कीजिए। हमारे पास सॉलिड
एंड लाइट टोटल 8 कलर अवेलेबल है, DTF प्रिंट के साथ अवेलेबल है। तो आज ही वॉरियर वर्ल्ड पे जाइए, अपना पैसा सेविंग कीजिए और सही दाम में सही प्रोडक्ट परचेज कीजिए।